Good morning students. I hope you all are doing well. एंड लास्ट क्लास में साइकोलॉजी के हमने सब्जेक्ट उठाया था MPCE 011 साइकोपैथोलॉजी एंड हम उसकी ब्लॉक 1 यूनिट 1 कर रहे थे विच इज़ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी। एंड हमने इसके जो लास्ट क्लास में टॉपिक किया था वो था बायोलॉजिकल मेथड्स, राइट। और आज हम शुरू करेंगे psychological approaches, which is the third topic of this chapter. So let's start with this. So the topic is psychological approaches. Okay. तो हमने इसके अभी तक क्या इस चैप्टर में किया है, कौन कौन सी अप्रोचेस की हैं। एक तो हमने सुपर नेचुरल बिलीफ्स के बारे में पढ़ा, देन हमने देखा कि उसके बाद आए आपके कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स जिसमें कि वो मोर और लेस जो आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको रिलेट कर रहे थे फिज़िकल इश्यूज़ के साथ, राइट। एंड उसी के अकॉर्डिंग उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू देना शुरू किया कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का आप फिज़िकल रीज़न निकाल देंगे। ओके, हो सकता है कुछ इश्यूज़ इस वजह से आ रहे हैं लोगों में कि ड्यू टू सम इमोशनल थिंग्स या सोशल इंटरेक्शंस या आपस में इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस, तो उन चीज़ों में हम उसको कैसे एज अ फिज़िकल डिजीज़ आइडेंटिफाई करेंगे और उसका सोल्यूशन निकालेंगे, राइट। तो इस टाइप से लोगों ने फिर सोचना शुरू किया कि हमारी हेल्थ को हमारे इमोशंस, हमारे इंटरेक्शन, हमारे सोशल फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करते हैं। तो उसमें कुछ एक फ़िज़िकल एंगल उनको नज़र नहीं आया और धीरे धीरे फिर उनकी जो अप्रोच है वो साइकोलॉजिकल व्यूज़ की तरफ बढ़ी। और आपके सिलेबस में ये साइकोलॉजिकल अप्रोचेज़ में हैं 4 टाइप इन्होंने दिए हुए हैं, तो वो हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है आपका अर्ली साइकोलॉजिकल अप्रोचेस। ओके, कि स्टार्टिंग बिल्कुल शुरू में जो है एकदम से नया शुरुआत कैसे हुई इस चीज़ की। देन इज योर साइको एनालिटिक अप्रोच। ओके, फिर आता है आपका ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच। एंड देन इज योर बिहेवियरल अप्रोच। ओके, तो ये आपकी 4 टाइप की अप्रोच दी गई हैं इस चैप्टर में आपके सिलेबस में, जो हम एक एक करके कवर करेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल इन वन क्लास क्योंकि वो बहुत हैवी भी हो जाएगा एंड हम धीरे धीरे इसको समझ के करेंगे। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद अर्ली साइकोलॉजिकल अप्रोचेस। ओके, सो let's start with this thing. This I am now removing. Second will be your psychoanalytic approach, which was given by Sigmund Freud. Then humanistic approach and behavioral approach. जब हम इनको इंडिविजुअली करेंगे तब हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम करते हैं अर्ली साइकोलॉजिकल अप्रोचेस। ओके, सो अर्ली साइकोलॉजिकल अप्रोच है तो इसका मतलब ऑब्वियसली कि बहुत स्टार्टिंग में कैसा रहा होगा जब लोग को कुछ समझ नहीं थी कि साइकोलॉजी क्या है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता था एंड मोर और लेस वो उसको फिज़िकल एलिमेंट्स की तरह ही ट्रीट करते थे या समझते थे। फिर धीरे धीरे जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लोगों ने इस तरफ सोचना शुरू किया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनका फिज़िकल इलनेस से कोई लेना देना नहीं है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उस केस में क्या। ठीक, तो अब क्या होता था कि जो अपना मिडिवियल टाइम था, मिडल एजेस जो थी, उस टाइम पे
इसमें आप थोड़ी सी हिस्ट्री काइंड ऑफ चीज़ ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब अपनी मिडल एजेस चल रही थी, एंड मोस्टली इसमें जो भी हम पढ़ेंगे क्या क्या होता था उस दौरान इन यूरोप एंड अमेरिका, यही स्टडी है आपकी चैप्टर में और बुक में कैन से। तो मिडल एजेस में क्या होता था कि ये लोग जिनको भी मेंटल कुछ इश्यूज, डिसऑर्डर्स या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर का इशू होता था, उनको ये जनरली क्या कह के बुलाते थे, ये बुलाते थे उनको लुनैटिक्स बोलते थे, या फिर ये उनको बोलते थे इडियट्स। ओके, तो ऐसे लोगों के लिए ये इस टाइप के वर्ड्स यूज़ करते थे, जो आजकल हम लेमन लैंग्वेज में अपने फ्रेंडली एनवायरनमेंट में भी बोल देते हैं, बट वी शुड सी द इंटेंसिटी ऑफ दीज वर्ड्स, कि जब उस टाइम पे किसी को अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इशू होता था या कुछ बिहेवियर से रिलेटेड इशू होता था, तो ऐसे लोगों को ये लोग कंसिडर करते थे, इनको लेबल करते थे, यू कैन से एज लुनैटिक्स, इडियट्स या फिर इंसेन भी एक वर्ड था जो ये बोलते थे जनरली, इंसेन। ओके, और इनको उस टाइम पे क्या कहना था कि भाई ऐसे जो लोग होते हैं जिनको ऐसा कुछ इशू है या जिनका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फैमिली वालों की है। ओके, उसका कम्युनिटी का या स्टेट का उसको ठीक करने में या उसकी हेल्प करने में, उसकी केयर करने में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके घर वाले, उसके फैमिली मेम्बर्स उठाएं कि कैसे उसको हैंडल करना है, राइट, या उसकी कैसे केयर करनी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये मिडल एजेस की आपकी ये स्टोरी चल रही थी स्टार्टिंग में कि टोटली ऐसा कोई कोई ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट या कोई ऐसी इसकी तरफ ध्यान नहीं था कि इसको एज अ कम्युनिटी की किसी प्रॉब्लम की तरह देखा जाए। ये एक तरीके से किसी इंडिविजुअल परिवार की अपनी खुद की जिम्मेदारी है कि अगर तुम्हारी फैमिली में किसी को इशू है, यू टेक केयर ऑफ इट, उसकी एक्सटर्नल कोई हेल्प नहीं मिलेगी। जैसे कि हमें फिजिकल डिजीज़ की तो मिलती थी ना स्टार्टिंग में भी हेल्प, अर्ली एजेस में भी हेल्प मिलती थी, कितने फिजिशियंस हमने जो लास्ट क्लास में पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि ठीक है, किसी को इशू है तो आप अपना देखो, संभालो, उसकी कोई ऐसे बाहर कोई उसकी हेल्प या नहीं है प्रोवाइडेड कुछ भी। और इन नामों से उन लोगों को बुलाया जाने लगा, लेबल किया जाने लगा कि दैट पर्सन इज लुनैटिक, इनसेन और इडियट। ओके, एंड फिर आपके 1600 एंड 1700s में क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे करके थोड़े से इंसेन असाइलम जो है वो बनने शुरू हुए। ओके, इंसेन असाइलम। अब इंसेन असाइलम में क्या होता था, ये कोई ऐसे बहुत ज़्यादा उनकी केयर करने के तरीके से नहीं होते थे। इट वॉज काइंड ऑफ यू कैन से कि ह्यूमन वेयर हाउस। वेयर हाउस पता है ना आप लोगों को कि जैसे गोदाम जिसे बोलते हैं हिंदी में, राइट, कि जैसे सब्जियों का गोदाम हो गया, कपड़ों का गोदाम हो गया, कि जिसमें चीज़ें उठाई और भर दी बस उठा के उसको। तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन वॉज देयर कि अगर किसी को ऐसा इशू है तो चलो जी ठीक है, थोड़ी बहुत आगे बातें बढ़ी कि फैमिली से आगे थोड़ा सा और चले हम, कि अगर किसी को स्टेट को किसी को जिम्मेदारी लेनी है तो इन्होंने इंसेन असाइलम करके चीज़ें बना दी, और दे वर मोर और लेस काइंड ऑफ ह्यूमन वेयर हाउसेज। ओके, कि इस टाइप के लोगों को उठाया और उसमें भर दिया। बहुत ही इनह्यूमन ट्रीटमेंट वहाँ इनको मिलता था, बिल्कुल भी ऐसा केयर वाला सिस्टम या रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट ये बिल्कुल भी नहीं होता था। इट वाज, आप खुद ही सोचो कि अगर एक सामान की तरह, चीज़ों की तरह अगर इंसानों को भर दिया जाए किसी प्लेस पे, तो व्हाट वुड बी द सिचुएशन, या कैसा एनवायरनमेंट होगा। तो दैट काइंड ऑफ थिंग वाज देयर इन दिस इंसेन असाइलम। ओके, तो ऐसा कुछ माहौल चल रहा था इस टाइम पे। फिर क्या हुआ कि इनमें फिर रिफॉर्म्स आने शुरू हुए,
ठीक है, धीरे धीरे करके जैसे कुछ साइकोलॉजिस्ट थे या जो लोग सोशल रिफॉर्म्स के काम करते थे या इस टाइप की स्टडीज़ करते थे, तो उन्होंने जब ये धीरे धीरे करके इन चीज़ों को विज़िट करना शुरू किया या इनमें इंटरेस्ट उनका आया, इन्होंने एक दो जगह जाके देखा, तब उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही गलत ट्रीटमेंट मिल रहा है इन लोगों को, क्योंकि यहाँ पे इनको क्या होता था, अगर हो सकता है कि अगर कोई पुरानी ऐसी मूवीज़ अगर हों तो आप मे बी देख सकते हैं, इन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा ट्रीटमेंट तो होता ही नहीं था। दे यूज टू बी लाइक मिसट्रीटेड एंड अब्यूज्ड, एंड इनको मतलब लाइक चेन से बांध देना एंड स्टारवेशन से गो थ्रू करते थे ये लोग। तो बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमेन एंड डिसरिस्पेक्टफुल लाइफ इन लोगों की हो जाती थी, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक इनको ऐसी जगह इनको रखा जाता था। तो जब कुछ साइकोलॉजिस्ट या सोशल रिफॉर्मिस्ट ने ये सब चीज़ें देखी तो उनको रियलाइज़ हुआ कि दिस शुड बी चेंज्ड। और उस दौरान जो है एक ये भी मूवमेंट चल रहा था इंडिविजुअलिज्म का, ठीक है, कि हर इंसान की जो है अपनी एक डिग्निटी है, अपने कुछ राइट्स हैं, अपने कुछ रिस्पेक्ट है और उसका हक हर किसी को है, राइट। फिर चाहे वो होमली है, होमलेस है, ठीक है, उनके पास घर है या नहीं है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर किसी को एक रिस्पेक्टेबल एनवायरनमेंट या सिचुएशन का हक हर किसी को है। तो फिर धीरे धीरे ये इस टाइप की बातें हुई, ये रिफॉर्म्स आने शुरू हुए और एक मूवमेंट यू कैन से शुरू हुआ साइकोलॉजी की हिस्ट्री में, एंड विच वाज द मेंटल हाइजीन मूवमेंट। ओके, अब आया आपका मेंटल हाइजीन movement. This was the biggest, you can say, thing in the history of psychology, and it was much needed, right? Otherwise ये conditions में भी आज तक ऐसी ही होती। एंड इसके पायनियर्स कौन कौन थे जिन्होंने ये मूवमेंट को लीड किया? वो थे आपके पी पिनेल, एंड यू कैन then your William Tukey, Benjamin Rush, and Dorothea Dix। एंड ये सब मोस्टली आपके 1800s 1900s उनके दौरान ये लोग जो है वो आए थे। ओके, इन बिटवीन यू कैन से लेट 1700s से लेके देन 1800s एंड 1900s के बीच में ये लोग आए थे, एंड इन्होंने मेंटल हाइजीन मूवमेंट का की शुरुआत की थी। एंड ये जो मेंटल हाइजीन मूवमेंट था ये क्या था, ये अभी हम जानेंगे। और मेंटल हाइजीन मूवमेंट में जो सबसे बड़ी एक जो चीज़ थी वो ये थी कि इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कोर कंसेप्ट क्या था। तो इसका कोर कंसेप्ट था, इट वाज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मोरल थेरेपी। ओके, तो ये मॉरल थेरेपी है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है आपके डोरोथिया डिक्स। वैसे तो चारों ही इंपॉर्टेंट है, चारों ही बहुत पायनियर थे, एंड डोरोथिया डिक्स एंड पी पिनेल, इनको आप सेपरेटली भी अगर चाहें तो ज़रूर पढ़ना, डोरोथिया डिक्स को भी ज़रूर पढ़ना। शी played a great role in reforming the things for mental health patients। Okay, तो अब ये देखते हैं क्या था मेंटल हाइजीन मूवमेंट एंड क्या था ये कंसेप्ट मोरल थेरेपी का। मेंटल हाइजीन मूवमेंट उस टाइम पे, जैसे कि मैंने बताया आपको, कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था लोगों को, राइट। आई मीन जो मेंटल हेल्थ पेशेंट्स होते थे उनको जो
इंसेन असाइलम्स बनाए गए थे उसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था. दे वर मिसट्रीटेड एंड अब्यूज्ड इन दैट टाइम एंड ऑल्सो उनको दे यूज टू सफ़र फ्रॉम स्टारवेशन. देयर बेसिक राइट्स टू रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, वो सब जो है बहुत स्टेक पे था. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये चीज़ आवाज़ उठाई कि ऐसे जो पेशेंट्स हैं, राइट, या फिर कोई भी है, चाहे उनका घर बार है या नहीं है, उन सबको ये पूरा हक है कि उनको एक मोरल ट्रीटमेंट मिले, उनको एक डिग्निटी मिले, एक रिस्पेक्ट मिले. एंड ऐसा नहीं है कि इन लोगों को ठीक नहीं किया जा सकता. ओके, सोसाइटी का ये मानना होता था उस टाइम पे कि ये लोग जो हैं ये काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैं एंड इनको ठीक नहीं किया जा सकता एंड ये हमसे बहुत अलग हैं और इनको अलग ही रखो, राइट. लेकिन जो ये लोग थे इन्होंने क्या बोला कि ऐसा नहीं है कि इनको ट्रीट नहीं किया जा सकता है. कुछ अगर हम थेरापीज़ यूज़ करें और इनको बहुत अच्छे से इनके लाइक इफ़ वी टेक केयर अराउंड द इमोशंस कि क्या रूट कॉजेज़ एंड एवरीथिंग, और थेरापीज़ अगर हम यूज़ करें, इनको अच्छे से ट्रीटमेंट दें, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इनको भी ठीक किया जा सकता है. एंड इसमें मॉरल थेरापी इन्होंने इंक्लूड की, विच वॉज लाइक फॉलोइंग द गुड ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी, उनका राइट टू गुड हेल्थ, फूड, ऑल दीज थिंग्स वर टेकन केयर. ओके, एंड इसी को फिर इन्होंने मेंटल हाइजीन मूवमेंट के रूप में इनको लीड किया. ठीक, तो इस टाइप की ट्रीटमेंट मिलना. एंड इसकी एक स्मॉल सी हिस्ट्री है कि उस टाइम पे किंग जॉर्ज 3 जो थे तो उनको कुछ मेंटल इश्यूज हो गए थे एंड देन उनको एक थेरापी इन्होंने दी और वो ठीक हो गए. देन लोगों ने कहा कि जब ये ठीक हो सकते हैं तो बाकी के लोग भी ठीक हो सकते हैं थ्रू द थेरापीज एंड ऑल, राइट. तो इसलिए हमें ऐसा नहीं है कि हम इसमें बिल्कुल ही इनको अलग से मिसट्रीट करें या हम उम्मीद छोड़ दें. हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए और हमें इनको ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छा देना चाहिए. ओके, एंड इसमें और जो एक इम्पॉर्टेंट नाम डोरोथिया डिक्स का आता है, ये अगर आप इनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो इनका बहुत ज़्यादा रोल है इन चीज़ों को लेके. इन्होंने एक टाइम पे कुछ प्रिजन्स इन्होंने विज़िट की थी जब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, या उस टाइम पे जब प्रिजन में इन्होंने देखा था कि स्पेशली विमेन प्रिजन इन्होंने विज़िट की थी और वहाँ पे देखा था कि अगर वहाँ पे कुछ इस टाइप के विमेन हैं जो मेंटल पेशेंट्स हैं तो वहाँ पे जो उनको ट्रीटमेंट मिलता था, शी वॉज रियली डिसहार्टन्ड विद दैट. शी बिकेम वेरी अपसेट एंड देन शी स्टार्टेड वॉइसिंग आउट कि हमें इस चीज़ को रिफॉर्म करना है. और अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनके पास घर बार ही नहीं है, राइट, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशंस हो गई थी कि लोगों की मूवमेंट इधर से उधर हो रही थी, राइट. यू नो द सिचुएशन ड्यूरिंग दोज टाइम्स. सो ऐसे में क्या हो, क्या ऐसे में उनको मतलब बिल्कुल फ्रीली ऐसे छोड़ दें कि कोई हेल्प नहीं मिलेगी, कोई केयर नहीं मिलेगी? सो दैट शुड नॉट बी द केस. तो इसलिए इन्होंने एक और रिफॉर्म चलाया जो कि था रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन. ओके, डोरोथिया डिक्स ने इस चीज़ को और आगे बढ़ाते हुए, इस मूवमेंट को और आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कंसेप्ट दिया कि ये जो आपके सो कॉल्ड इंसेन असाइलम्स हैं जिसमें इतना मिसट्रीटमेंट होता है, इसकी जगह हमें बहुत अच्छे हॉस्पिटलाइजेशन करना चाहिए ऐसे पेशेंट्स का और उनकी पूरी प्रॉपर तरीके से उनकी ट्रीटमेंट, उनकी थेरापीज़ या उनकी केयर करनी चाहिए. एंड और इन्होंने बोला कि जैसे आप लोग बोल देते हैं कि घर के लोग ध्यान रखेंगे या फिर कम्युनिटी के भरोसे छोड़ देते हैं, सोसाइटी के भरोसे छोड़ देते हैं ऐसे लोगों को, तो ऐसे में इनका ट्रीटमेंट हो पाना बिल्कुल लाइक पॉसिबल नहीं है या फिर बहुत हैफाज़त तरीके से ये ट्रीटमेंट होगा. उसकी बजाय हमें एक सिस्टम बनाना चाहिए हॉस्पिटल्स इस टाइप के जहाँ पे पर्टिकुलरली ऐसे लोगों को ट्रीट किया जा सके, राइट. तो इनका इस रिफॉर्मेशन में बहुत बड़ा हाथ था. तो इसके बाद फिर आपके आए मॉरल थेरापी एंड मेंटल हाइजीन मूवमेंट के बाद आपके क्या आए, हॉस्पिटल्स. ओके, तो कैसे हॉस्पिटल्स आए? अब हॉस्पिटल्स उस टाइम पे क्या था कि
पहले तो ये असाइलम्स की फॉर्म में ही थे, राइट। फिर असाइलम्स में क्या होते थे, इनके सुपरिटेंडेंट्स होते थे, या साइकोलॉजिस्ट जो फिजिशियंस होते थे वो होते थे उस टाइम पे इनके, लाइक द सुपरिटेंडेंट्स और द वन हु यूज टू मैनेज ऑल द थिंग्स, ठीक। तो फिर यही लोग जो हैं फिजिशियंस वगैरह जो हैं ये बाद में कन्वर्ट हो गए, उन हॉस्पिटल्स को उन असाइलम्स को एक अच्छे हॉस्पिटल्स में बदलना शुरू हुआ, उसकी रिफॉर्मेशन शुरू हुई, एंड जो वहाँ फिजिशियंस की तरह काम करते थे फिर उनको इसका न्यू टाइप के हॉस्पिटल्स का सुपरिटेंडेंट्स ये लोग बनाने लग गए, ठीक। और उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया उस टाइप की केयरिंग तरीके की एंड डिग्निटी वाली इस टाइप की जो फैसिलिटीज़ हैं पेशेंट्स को वो मिलने लग गई। और आपका जो इसमें जो शुरुआती दौर में जो हॉस्पिटल्स आए वो आए, एक तो 1833 में आया, ओके। ये वॉर्केस्टर लुनेटिक हॉस्पिटल इसका नाम था उस टाइम पे, यूएस में था ये, वॉर्केस्टर लुनेटिक हॉस्पिटल, ओके। एंड इसमें क्या था, इसमें फिजिकल कंडीशंस के साथ साथ फिर मॉरल ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो यू कैन से कि यहाँ पे फॉलो किए गए आपके फिजिकल प्लस मॉरल प्रोसीजर्स, ठीक। एंड देन आया आपका 1844 में एक्चुअली एक संस्था बनी APA, विच इज़ अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, ओके। एंड इसका पहले नाम था, 1844 में आई आपकी APA, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। और ये पहले क्या थी, ये थी पहले AMSI, एसोसिएशन ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस ऑफ फॉर इंसेन्स, ओके। सो इस टाइप से ये एक इंसेन इंस्टीट्यूशंस की संस्था थी जिसको बाद में रिफॉर्म करके और यू कैन से कि मॉडिफाई करके 1844 में APA बना दिया, विच इज़ अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। और इसके साथ ही फिर एक दुनिया में नया प्रोफेशन जुड़ गया, उस प्रोफेशन को क्या नाम दिया गया, साइकेट्री, ओके। सो दिस ऑल लेड टू द प्रोफेशन ऑफ साइकेट्री। सो इस तरीके से जो है शुरुआत हुई हमारी साइकोलॉजिकल फील्ड में इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने की। एंड यू कैन सी कि कितना स्ट्रगल यहाँ पे हुआ है, लोगों ने भी कितनी ज़्यादा मेहनत करके आवाज़ उठाई एंड एट लास्ट उस चीज़ को एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे लाया गया कि वी शुड टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड वी शुड कंसिडर such people as the part of our population, our society, our families, and we should provide the same kind of dignity and care to them as we do it for any other kind of patient, right? Still you can feel कि आज के time में भी especially in some of the special few like specified countries or cultures, you can still feel कि there is still less acceptance toward these kind of disease, right? तो वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में रूट्स में ये चीज़ चली आ रही है जिसकी वजह से लोग आज भी इन चीज़ों को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फिर उनके पीपल अराउंड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, विच इज़ नॉट राइट। एंड इनफैक्ट वो उस चीज़ को और ज़्यादा ख़राब ही करेगा, राइट? तो इट्स गुड कि हम जैसे कि इन्होंने इतनी मेहनत करके इस चीज़ को रिफॉर्म किया, इस चीज़ को आगे इतना मॉडर्नाइज किया ताकि एक अच्छी लाइफ लोगों को मिले एंड वो ठीक हो सकें। तो दैट शुड बी प्रोपेगेटेड नाउ एंड वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। सो बीइंग साइकोलॉजिस्ट वी ऑल शुड ऑल्सो or the student of psychology, we should also not just study but
educate people around us or should spread these kind of awareness. Okay, so I hope you understand this thing. So this is it for today, and next class में हम करने वाले हैं नेक्स्ट अप्रोच अपनी, अभी उसको शुरू करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी लेंदी. नेक्स्ट हमारी रहेगी साइको एनालिटिक अप्रोच विच वॉज गिवन बाय सिगमंड फ्रूइड. वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड सिगमंड फ्रूइड इज़ लाइक अ वेरी नोन नेम, यू माइट ऑलरेडी नो दिस. ठीक है, तो ये एक अर्ली कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना कि कैसे हमारी जो है ये साइकोलॉजी स्ट्रीम की इतनी शुरुआत हुई या कैसे अर्ली अप्रोचेस रही हैं. Let me just quickly revise it for you. Okay, so early approaches में क्या था कि मिडिल एजेस में तो इनको लेबलिंग दी गई कि लुनेटिक्स हैं, इडियट्स हैं या इंसेन हैं, एंड इनको कहा गया कि भाई ये एक फैमिली की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें सोसाइटी या सिस्टम यू कैन से वो कुछ नहीं कर सकते. जिसके घर में जो प्रॉब्लम है वो अपनी ये प्रॉब्लम संभाले, अगर किसी को कुछ बिहेवियरल इशू या इस टाइप की चीज़ें हैं. देन 1600 एंड 1700s में ये थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़े और इन्होंने इंसेन असाइलम्स बनाए, लेकिन वहाँ पे एक तरीके से दीज वर मोर और लेस लाइक ह्यूमन वेयर हाउसेज, जहाँ पे इनको ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलता था, इनके ह्यूमन राइट्स की कोई कदर नहीं थी, एंड all those mistreatment and abuses were there. They had to face these kind of things. फिर ये सब चीज़ें जब लोग जो साइकोलॉजिस्ट, रिफॉर्मिस्ट या सोशलिस्ट जो लोग थे उन्होंने जब देखी तो एक टाइप का साइको सोशल रिवॉल्यूशन काइंड की चीज़ थी ये, कि उन्होंने फिर मेंटल हाइजीन मूवमेंट की शुरुआत की, उसको लीड किया. एंड दे वर मेनली पी पिनेल, विलियम टूके, बेंजामिन रश एंड डोरोथिया डिक्स, राइट. एंड इनका जो ये था मेंटल हाइजीन मूवमेंट, ये बेसिकली किस कंसेप्ट पे आधारित था? मॉरल थेरापी के कंसेप्ट पे, जिसमें इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि इनको मिसट्रीट किया जाएगा, इन लोगों के भी पूरे अपने हक हैं, इनको ठीक होने का भी हक है, इनको डिग्निटी रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने का भी हक है, और इनके लिए ये कोई सिर्फ फैमिली की जिम्मेदारी लेने से ये लोग ठीक नहीं होंगे. इनफैक्ट फैमिली या सोसाइटी अगर जिम्मेदारी लेंगे आसपास के लोग तो ये चीज़ें और वर्स्ट हो सकती हैं. तो इससे अच्छा बेटर है एक सिस्टम प्लेस में लाया जाए और जहाँ पे इनको बहुत अच्छे से थेरापीज, ट्रीटमेंट, रिस्पेक्टेबल एनवायरनमेंट ये सब मिले, तो देर आर मोर चांसेस टू ट्रीट देम एंड गेट देम, मेक देम गुड और हेल्दी. तो ये रिफॉर्म्स इन्होंने लाने शुरू किए थ्रू दिस मेंटल हाइजीन मूवमेंट. एंड फिर इन्होंने, डोरोथिया डिक्स ने और आगे बढ़ के इस मूवमेंट को फैलाया, एंड इन्होंने बोला कि जो हॉस्पिटल्स, जो अभी तक ये आपके इंसेन असाइलम चले आ रहे थे, इनको भी एक अच्छे हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, एंड वहाँ पे अच्छी चीज़ें, रिस्पेक्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, अच्छी केयर हो ऐसे पेशेंट्स की, सारी इस टाइप की फैसिलिटीज़ हों. तो उसके चलते फिर 1833 में वॉर्केस्टर लुनाटिक हॉस्पिटल जो है उसकी रिफॉर्मेशन हुई, या फिर वो बना नया इस टाइप की स्ट्रेटजी के हिसाब से, जहाँ पे फिज़िकल ट्रीटमेंट के साथ साथ मॉरल प्रोसीजर्स को भी फॉलो किया गया. एंड देन जो आपकी एमसाई थी, द एसोसिएशन विच वाज बेसिकली फॉर इंसेन इंस्टीट्यूशंस, वो कन्वर्ट कर दी गई आपकी APA में इन 1844, विच इज़ अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन. एंड इसी के साथ ही एक नई ब्रांच या एक नए प्रोफेशन का जो है बर्थ हुआ, विच इज़ साइकेट्री. ओके, साइकेट्री इसमें आ गई. तो दिस इज़ इट. आई होप ये आपको समझ आया होगा. आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं फॉर योर समरी और नोट्स, एंड देन इफ़ यू got some knowledge out of it and कुछ समझ आया है तो please like the video, and you can also tell your views in the comments and share with your friends जिनको you think it is useful. Spread the awareness around. As I said, it is our duty not just to study but to spread the awareness also regarding such things. So, and if you are new to the channel, please subscribe it. See you in next video. Till then, take care. Bye bye.